महोदय। साथियों, आधुनिक सामाजिक क्रांति के जनक महामना ज्योतिराव फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने भारत देश को भारत राष्ट्र में कन्वर्ट किया, यूनिफिकेशन, एक राष्ट्र का एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसको अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ईश्वरचंद जी, उनकी टीम में सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण इधर बैठे हुए हैं। दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कोने कोने से आए हुए हमारे जुझारू क्रांतिकारी साथी, भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों। साथियों, भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का उदय ही इस क्रांति के साथ में हुआ कि ये साधारण लोग किस तरीके से असाधारण काम कर सकते हैं। दुनिया का जाना माना क्रांतिकारी स्टालिन का रेफरेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्टालिन क्रांति करने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष किया। जो बच्चे नौजवान थे 12-14 साल के, उनके बाल पकने लगे, इतनी देर तक क्रांति करते रहे, लेकिन क्रांति किसी को आती हुई नजर नहीं आई। लोग घूम गए, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। एक दिन बहुत बड़ी मजलिस में, बहुत बड़ी सभा में स्टालिन बोल रहा था। जैसे उसने सभा को संबोधित करना शुरू किया, सभा में तमाम लोग खड़े हो गए। कहने लगे, अभी क्रांति की बात मत करो, अभी पहले ये बताओ कि क्रांति कब आएगी। हम बालक लगे थे तुम्हारे साथ, अभी हम बूढ़े होने को तैयार हैं, लेकिन क्रांति किधर से भी आती हुई नजर नहीं आती है। अभी आगे तब बोलना जब ये बताओ कि क्रांति कब आएगी। स्टालिन विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, ये बात हम बता करके तभी आगे बोलेंगे। पब्लिक पैसिफाई हो गई, शांत हो गई। स्टालिन ने कहा कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक साधारण लोग, दूसरे असाधारण लोग। साधारण लोग साधारण काम करते हैं, असाधारण लोग असाधारण काम करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप साधारण लोग हो या असाधारण लोग हो। भीड़ ने एक स्वर में बोला कि हम साधारण लोग हैं। स्टालिन ने कहा, यही हम आपसे जानना चाहते थे, अभी आगे भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब असाधारण लोग असाधारण काम करते हैं, साधारण लोग साधारण काम करते हैं, जिस दिन साधारण लोग असाधारण काम करने लगेंगे, क्रांति उसी दिन आ जाएगी। ये हमारी गारंटी है आपके लिए। अभी आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप सबने अपने को साधारण बताया, अभी असाधारण काम कब करोगे, वो टाइम आप बता दो, क्रांति ले आकर के हम दिखाएंगे आपको। तो साथियों, क्रांति कोई हाथी घोड़े की तरह नहीं आती है। क्रांति जो डिफंक्ट लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, क्रांति वो लाते हैं। कबीर के पास में कोई राज रियासत नहीं थी, कोई जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन इस देश में कबीर की क्रांति आज भी चल रही है। उसने कहा कि कबरा खड़ा बाजार में लिए लुआठे हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो लोग अपना घर फूकना चाहते हैं, अपने घर को बर्बाद करके आना चाहते हैं हमारे साथ में, वो लोग क्रांति करेंगे। तो जो लोग कुछ खोना चाहते हैं, क्रांति वो लाते हैं। हम महामना ज्योतिराव फूले को आधुनिक सामाजिक क्रांति का जनक मानते हैं। आधुनिक सामाजिक क्रांति की जो जन्म है वो महामना ज्योतिराव फूले ने पैदा किया। क्यों पैदा किया? क्योंकि उन्होंने भी अपना घर जलाया। उन्होंने इस देश की जो विषमता है, इस देश की जो अमानवता है, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कार्य किया। और इसके लिए उनके पिताजी ने
उनको अपने घर से बेदखल कर दिया। सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी, उनको पढ़ा लिखा करके इस देश में जो परिपाटी सैकड़ों हजारों साल से चली आ रही थी उसको तोड़ने का काम उन्होंने किया। उन्होंने महिलाओं का और शूद्रों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया, जबकि मनुस्मृति में महिला को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का काम सावित्रीबाई फुले के माध्यम से कराना शुरू किया। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी अपने थैले में लेकर के जाती थी, दूसरी साड़ी पहन करके जाती थी, क्योंकि रास्ते में जाते जाते बीच में जो इस देश के जो सरमाएदार लोग हैं, जो इस देश के मालिक बताने वाले लोग हैं, धनाढ्य लोग, वर्ण में ऊपर रहने वाले लोग, वो लोग कहते थे ये हमारी व्यवस्था को तोड़ना चाहती है, तो उसके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका करते थे। तो स्कूल में जब जाती थी तो अपनी जो साड़ी थैले में रखती थी उसको पहन करके तब बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां क्लास में जाती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन जब उनको ऊपर कीचड़ और पत्थर भी मारा गया तो घर में आकर के काफी हतोत्साहित हुई और अपने पति अपने हस्बैंड ज्योतिबाराव फूले के सामने रोने लगी। ज्योतिबाराव फूले उनका रोना देख करके वो समझ गए इसका जो अंदर आत्मबल है कमजोर हो रहा है। ज्योतिबाराव फूले ने आंसू नहीं पोंछा। ज्योतिबाराव फूले ने फटकार लगाई कि अगर तुम आज गोबर और कीचड़ से डर सकती हो, कल तुमको अगर ईंट पत्थर और गोली खानी पड़े तो तुम सांस कहां से लाओगी? इसलिए तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम घर में बैठो, ये काम तुम नहीं कर सकती हो। यही फटकार, यही उनका जो गुस्से का रूप था, सावित्रीबाई फुले को और फीडबैक दिया और उनको प्रेरणा दी। उन्होंने प्रण किया कि आज ईंट पत्थर ही नहीं, अगर गोली भी खानी पड़े तो भी हम इससे काम को बंद नहीं करेंगे। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और साथियों, आज महिलाएं किस क्षेत्र में नहीं हैं? आज हर स्कूल में जितने प्रकार के एजुकेशन है सब जगह महिलाएं हर जगह अव्वल नंबर से पास होती हैं। उनका जो योगदान है, उनका अचीवमेंट है, वो पुरुषों से कम नहीं, लड़कों से कम नहीं है। तो साथियों, ये तोड़ने की जो परिपाटी, ये तोड़ने के लिए कौन तैयार हो रहा है? तो क्रांति वो करता है साथियों जो सामाजिक काम के लिए, जो सार्वजनिक काम के लिए अपने व्यक्तिगत नुकसान को उठाने के लिए तैयार है, वो क्रांति करता है साथियों। इसलिए आप मुट्ठी भर जरूर हैं, लेकिन ज्योतिबाराव फूले अकेले ही थे, उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। आज इस देश में लाखों लोग, विष्णु शास्त्री पूना के रहने वाले थे, विष्णु शास्त्री वहां का ब्राह्मण था, जहां विष्णु शास्त्री वो जाकर के ज्योतिबाराव फूले जो बता करके आते थे उसका खंडन करने के लिए वहां जरूर जाता था। ज्योतिबाराव फूले ने कभी उसका विरोध नहीं किया कि जो करना है इसको तो करना है। अब तक ये सार्वजनिक रूप से, गुप्त तौर से सबके सामने करता था, अभी पार्टिकुलरली हमारे लिए करता है, इसलिए हम इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। साथियों, आज ज्योतिबाराव फूले के लिए स्कॉलर अमेरिका के विश्वविद्यालय में, इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में, भारत के विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं ज्योतिबाराव फूले के ऊपर। विष्णु शास्त्री को कोई पूना में भी नहीं जानता कि यहाँ कोई ऐसा जीव पैदा हुआ था और वो कभी कब मरा, कब पैदा हुआ। इसलिए साथियों, हमें जो सर्वहित की बात है, जो ज्यादा लोगों के हित की बात है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। साथियों, ये हाथी चलता रहता है, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। कोई भी उनके सामने विचित्र जानवर आएगा तो उसके सामने विचित्र जीव आएगा तो वो भौंकेंगे ही। इसलिए साथियों, आज हमें जरूरत है, तो साथियों बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत है। ज्योतिबाराव फूले बुद्धिजीवी थे, इसलिए उन्होंने अपने इस लगन को, अपने मुहिम को उन्होंने जो छेड़ा उसको छोड़ा नहीं। इसलिए आज इस मुहिम को जिन लोगों ने पकड़ा है, अभी उन्होंने भी अभी इसको छोड़ना नहीं है, इसको मंजिले मकसूद तक पहुंचाना है। बीडीपी का गठन ही इसीलिए किया गया है साथियों, भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन ही इसीलिए किया गया है। तभी इस देश में लोग सड़क से लेकर के, गली कूचे से लेकर के संसद तक बराबरी का आह्वान करते हैं और 17-18 बार लोकसभा का गठन हो गया जनता के मतदान से, लेकिन बराबरी अभी तक आई नहीं। ये लालच ये देते हुए इस देश के जो हुक्मरान थे, जो अपने को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बताते हैं, वो लोग इनको गुमराह करते हुए 18वीं लोकसभा गठित हो गई
अभी तक बराबरी आई नहीं, अभी गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। बढ़ने का मकसद हमारे पास में ये है कि अभी 80 करोड़ से ज्यादा 82 करोड़ लोग अभी इस देश में वो भीख के अनाज के ऊपर जिंदा हैं। तो बताइए अभी वो गैर बराबरी बढ़ रही है घट रही है? तो ऐसे हुक्मरान पैदा हुए हैं जो इनकी गैर बराबरी की दुहाई दे करके इनका वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद में इनकी जो गैर बराबरी है, गरीबी और अमीरी का अंतर वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो साथियों इसका अंत करने के लिए इसको और दूसरा कोई नहीं, जो गरीबी का फायदा उठा रहा है वो सरमाएदार लोग, वो कभी इसको खत्म नहीं करेंगे। जो गरीबी से निकल करके आए हैं, गरीबी के हिस्सेदार हैं, उन लोगों को काम करना पड़ेगा साथियों। इसलिए भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ कि लोग तो कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम कहते हैं और उसको करते भी हैं, उसको करके दिखाएंगे। हमारे साथी इसमें जो बैठे हुए साथियों, एक कोई कहीं कल से निकल करके नहीं आए, किसी को 48 साल हो गए इस समाज में काम करने के लिए। मनोहर जगदीश प्रसाद जी हमारे बीच में मौजूद हैं। 45-46 साल मुझे हो गया इस संगठन में, इस सब आइडियोलॉजी में काम करते हुए साथियों। हमारे जितने साथी मंच में बैठे हुए, किसी का योगदान 30 साल 35 साल से कम नहीं है। नीचे जो बैठे लोग हैं इनमें भी 45-40 साल से लोग काम करने वाले, हमारी बहन बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, इनका भी 20-20, 25-25 साल, 15-15 साल, 10-10 साल का इनका योगदान है, ये करते चले आ रहे हैं। तो साथियों ये बात हम यहाँ से क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि हमारा दिल्ली देश की राजधानी है, एक कंट्री का मैसेज सेंटर है, यहाँ से मैसेज पूरे देश में जाता है, इसलिए हमको यहाँ करने की जरूरत है। अन्यथा जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये महिलाएं अपने इलाके में ये लीडर हैं और वो केवल इसलिए आई है यहाँ कि दिल्ली से मैसेज पूरे कंट्री में जाना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से जामनगर के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए। तब लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई अभी बराबरी क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि बराबरी लाने का जो नारा देते हैं, वो जब संसद में बैठ करके शासक बनते चले आ रहे हैं तो वो लोग उधर गैर बराबरी की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया कि लोगों के अंदर सही गलत का वो अंतर पता लगना चाहिए। पढ़े लिखेंगे तभी वो सही गलत का अंतर पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी वो पढ़ाई को बंद करना चाहते हैं कि भाई पढ़ नहीं पाएंगे तो अंतर कहां से पता करेंगे। इसलिए वो लोग अभी इस अंतर को जानने का मादा ही पैदा करने का जरिया पढ़ाई, उसको बंद कर देना चाहते हैं साथियों। इसलिए अभी हम इनके इस इरादे को, क्योंकि मुट्ठी भर लोग हैं, वो कंफ्यूजन के बल पर शासन कर रहे हैं साथियों। हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम कलेक्टी के ऊपर, हम अस्पताल के ऊपर, हम कलेक्टी लोगों को दे करके हम शासन कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से इस देश के तमाम ओहदेदार, तमाम बड़े पढ़े लिखे लोग वो बाबा साहब से क्यों घबराते थे? वो इसलिए घबराते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बार जिसको जागरूक कर देंगे उसको कभी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को अगर आप उसको पढ़ा लिखा करके ग्रेजुएट बना दीजिए, सही गलत का उसको ज्ञान हो जाए और वो कल पागल हो जाए, पागल होने के बाद भी उसके सामने का खा गा गा लिख दोगे, वो फौरन पढ़ देगा। वो अंडरवियर का अपने नाड़ा बांधना भूल सकता है, लेकिन का खा गा गा ABCD लिख दोगे उसको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए जागृति ये चीज होती है साथियों। इसलिए हम जागृति पैदा करना चाहते हैं लोगों के अंदर। ये महामना फूले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संदेश है साथियों। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जागृति इस देश में बुद्धिजीवी लोगों की आवश्यकता महसूस किया। तो बुद्धिजीवी किसे कहते हैं साथियों? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। आप सब जो बुद्धिजीवी साथी हैं वो उसको पढ़े होंगे। बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी का मतलब ये समझते हैं कि जिसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो गई बहुत बुद्धिजीवी हो गया, चाहे वो गोबर ही खाता हो। तो ऐसा नहीं है। PhD करके अगर गोबर खाने लगा तो भाई गोबर कोई मेडिसिन हो गया या गोबर कोई अमृत की चीज हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेडिकल साइंस को अलाउ नहीं करती है। कुछ लोग कह रहे हैं तो जानवर का, गाय भैंस का पेशाब पी लो उससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो भाई ये मेडिकल साइंस कहीं इसको अलाउ नहीं करती है, न किसी मेडिकल साइंस की रिसर्च में ऐसी आउटपुट मिली है। इसलिए साथियों अभी बुद्धिजीवी किसे कहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि बुद्धिजीवी के 3 आयाम होते हैं। उसमें से पहला आयाम है
कि बुद्धिजीवी दूरदर्शी होता है। कल क्या होने वाला है, हफ्ते भर के बाद में क्या होगा, महीने भर के बाद में क्या होगा, साल भर के बाद में क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 50 साल के बाद क्या होगा, 100 साल के बाद क्या होगा, जो इसको जानता है वो बुद्धिजीवी है। ये पहला आयाम है बुद्धिजीवी का साथी है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बना करके उधर 25-26 नवंबर 1949 को इस देश के हुक्मरानों को सौंप रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में हमने राजनीतिक बराबरी तो पैदा कर दिया है इस संविधान के माध्यम से, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बनी है। तो राजनीतिक बराबरी, एक व्यक्ति एक वोट एक कीमत, ये अधिकार हमने सबको दे दिया, राजनीतिक तौर से बराबर हो गए हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अभी बनी रहेगी। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की आवश्यकता है और किसी भी हालत में ये गैर बराबरी 10 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। अभी साथियों, देश को आजाद हुए 75 साल हो गया। ये कौन सा काल चल रहा है, जहर बिखेरने वाले लोग अमृत काल कहते हैं इसको। अब ये अमृत काल चल रहा है और बिखेर रहे हैं जहर। शिक्षा खत्म कर दी गई, इससे बड़ा जहर और क्या हो सकता है। इसलिए साथियों, अभी इस अमृत काल में भी 75 साल हो गया, अभी तक लोगों के अंदर ये नहीं पता चल पाया कि भाई भी आने वाले समय में क्या होगा। उन्होंने कहा था कि अगर हमें ये गैर बराबरी, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी नहीं खत्म करते तो ये इतनी मेहनत से तैयार किया हो लोकतंत्र ये खतरे में पड़ जाएगा। आज सभी लोग गली कूचे, सड़क में, संसद में वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और अभी लोकतंत्र खत्म होने वाला है, सब लोग कह रहे हैं। तो साथियों, अभी ये संविधान कैसे बचे, लोकतंत्र कैसे बचे, अभी इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में बाकायदे लिखित रूप से आर्टिकल 45, 46, 47, 38(2) और 39(c) में व्यवस्था स्पष्ट रूप से किया है कि सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि इनके बीच में जो गैर बराबरी है उसको कैसे खत्म किया जाए। उसके ऊपर साथियों 2011 से लेकर के अभी तक भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे जो लीडरान इधर बैठे हुए हैं, उन सब ने इससे मिल करके बहुत बुद्धिमत्ता के साथ में उसी के ऊपर 4 आयाम, जो भी स्पीकर हमारे बोल रहे थे, हमारे पदाधिकारी लोग बोल रहे थे, उसी के ऊपर ये है कि हमारा वो 4 पॉइंट का अगर ये हमारा कार्यक्रम लागू होता है तो इस देश में बराबरी स्थापित हो जाएगी, और बराबरी स्थापित होने से इस देश में जो एक दूसरे के साथ जीलस का, जलन का जो एक दोष है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई हमें क्यों, ये दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने कहा कि हमारे दुख का कारण ईर्ष्या है, और ईर्ष्या का जन्म गैर बराबरी से होता है, और गैर बराबरी अगर खत्म हो जाए तो लोगों का दुख खत्म हो सकता है। इसलिए अगर वो गैर बराबरी नहीं खत्म होती है तो दुख बना रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आर्टिकल्स के माध्यम से उस गैर बराबरी को खत्म करने का लिखित रूप से उधर हमारे सामने रखा। लेकिन चूंकि अगर हुक्मरान गलत हैं तो संविधान कितना भी बढ़िया हो वो गलत साबित होगा। हमारे स्पीकर साहबान यहाँ से मैसेज दे करके गए हैं। तो साथियों, इसलिए अभी वो संविधान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, लागू करने वाले लोग वो डिसऑनेस्ट हैं, वो बेईमान लोग हैं। आपसे वादा करते हैं कि हम गैर बराबरी कम करेंगे, उधर संसद में जाकर के, विधानसभाओं में जाकर के उधर गैर बराबरी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी इन 4 आयामों को तय की है कि इसको हम लागू करेंगे। उनके लिए शिक्षा फ्री, कंपल्सरी, यूनिफॉर्म, अंडर वन रूप, निःशुल्क, अनिवार्य, एक समान, एक छत के नीचे होनी चाहिए, हॉस्टल एजुकेशन होनी चाहिए। एक चाहे आईएएस का लड़का हो, चाहे एक मजदूर का लड़का हो, दोनों एक जगह पढ़ेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया उनको तालीम दी जाएगी, और उनके साथ में एक साथ उनको रखा जाएगा। एक तरीके का खाना खाएंगे, एक तरीके का कपड़ा पहनेंगे। तो उनके अंदर 14 साल तक वो जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं, तो वो 4 साल से लेकर के 18 साल तक वो एक साथ रहेंगे।
तो उनके अंदर गैर बराबरी, ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये भूल जाएगा। उनके अंदर भाईचारा, मित्रता, उनके साथ पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उनके साथ मित्रता पैदा होगी। गैर बराबरी का एहसास उनके दिमाग से निकल जाएगा साथियों। और उसके बाद 18 साल के बाद में कंपटीशन के माध्यम से उच्च शिक्षा लेने जाए, वो भी उनके लिए निःशुल्क होनी चाहिए साथियों। और दूसरी, अगर वो पढ़ लिख लिए, बुद्धिजीवी, दिमाग से मजबूत हुए, शिक्षित हुए, तो फिर उनके अंदर स्वास्थ्य भी मजबूत होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, तभी वो देश में विकास का कार्य कर सकते हैं। तो हमारे देश में अभी शिक्षा के बाद अगर मेडिकल साइंस में देखिए, किसी को बीमारी हो गई, विभिन्न प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, डॉक्टर लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल करके उसमें से किसी का गुर्दा निकाल ले रहे हैं। गए तो बेचारा वो बीमारी ठीक कराने, उसका गुर्दा निकाल लिए, किडनी निकाल लिए, जो वाइटल ऑर्गन है उसको निकाल करके वो कहीं और इस्तेमाल करते हैं। वो बेचारा जाता है पैदल चल करके और लद करके आता है स्टेशन को, वही एक्सपायर हो गया, वे खत्म हो गया, ये तो बीमारी था। और वह एक दूसरा सेठ साहूकार जो करोड़ों खर्च कर सकता है, उस दुकान पे जाकर के उसके वाइटल ऑर्गन को अपने शरीर में लगा लेता है। वो स्टेशन पे गया था और पैदल चल करके आता है। ये हो रहा है साथियों। इसलिए हमारी इस देश में उच्च स्तर का मेडिकल सेवा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, उच्च कोटि की मिलनी चाहिए। और हर ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर उच्च कोटि के संस्थान होने चाहिए। और जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, प्राइवेट जो क्लिनिक हैं, ये बंद होने चाहिए। इनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको सरकारी जॉब दिया जाए और संस्थान की जगह, प्राइवेट की जगह सरकारी संस्थान होने चाहिए। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हमारा जो ये जन संसाधन है ये स्वस्थ होगा साथियों, तो इस देश में विकसित होगा। लोग कहेंगे भाई ये निःशुल्क होगा, पैसा कहां से आएगा? पैसा साथियों अरबों खरबों वो हमारे तखानों में पड़ा हुआ है, इस देश के लोगों ने दान के रूप में दिया है। तो वो उन दानों में मठ मंदिर अखाड़े आश्रमों में अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी हुई है। कुछ तखाने अभी तक चेक नहीं हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बंदिश लगा दिया, गिन नहीं सकते हैं, खोला नहीं जा सकता है। क्यों भाई? उधर वो जंगल में तो बड़े बड़े टाइगर को कंट्रोल में कर लेते हैं, उस जो उधर बंद तखाने में पड़ा हुआ धन दौलत, तो क्या वो टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक है? उसके ऊपर बंदिश करने के ऊपर पोल खुलनी नहीं चाहिए साथियों। ये देश के नागरिकों को जरूरत महसूस होनी चाहिए साथियों। इसलिए वो सब अभी इतना धन है कि इस देश में इनको किसी भी चीज की निःशुल्क, अगर 20% उधर 25% है, 20% अगर शिक्षा के ऊपर, 20% अगर हेल्थ के ऊपर खर्च कर दिया जाए, तो इस देश की जो स्वास्थ्य सेवा है वो दुनिया में सबसे ऊंची शिक्षा हो जाएगी। और शिक्षा पर अगर 20% खर्च कर दिया जाए तो फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम होगी। जिस तरीके से पूर्व भारत में, प्राचीन भारत में जिस तरीके से लोग विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने भारत में आते थे, जो नालंदा, तक्षशिला, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए विदेशों से आते थे, वो फिर वो स्थिति पैदा हो जाएगी साथियों। लेकिन लगाने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं है तो वो हासिल नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का ये डिटर्मिनेशन है, ये संकल्प है कि हम अगर जाते हैं सत्ता में तो हम इस बात को लागू करेंगे। और इस देश में 90% लोग, जो इस देश में करीब 125 करोड़ 120 करोड़ ये बहुजन समाज के डिप्राइव्ड लोग हैं, इन सब का इसमें फायदा होना है। और जो ऊंची जात के लोग, जिनको अभी 10% और उधर इकोनॉमिकली पुअर लोगों का जो भी रिजर्वेशन किया, उनका भी कल्याण होगा साथियों। तो उनको इधर मदद करनी चाहिए, इधर समर्थन करना चाहिए। और इस देश में साथियों राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और करप्शन फैल गया है। तो अभी उसको जानने के लिए भ्रष्टाचार करप्शन कैसे होता है, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जितने भी देश में आय और उत्पादन के साधन है, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्या उत्पादन हो रहा है, उसमें कितना फायदा हो रहा है, क्या उससे आय कितनी हो रही है, वो कितना टैक्स दे रहा है, अगर ये निगरानी में आ जाएगा तो लोगों के अंदर काला धन नहीं पैदा होगा, लोगों के अंदर ईमानदारी पैदा होगी। और इस देश में भागीदारी का अवसर आना चाहिए हर विभाग में, ऊपर से लेकर के नीचे तक। उनकी आबादी के अनुपात में SC, ST, OBC, दलित पिछड़ा माइनॉरिटी के लोग, इनकी आबादी के अनुपात में सबको भागीदारी मिले, करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। हमने साथियों भारत के राष्ट्रपति को लिख करके 2 बार दिया, और हमने 2 बार, एक बार 100 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से, एक बार 200 जिले के जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से हमने भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा कि आप इधर करप्शन खत्म करना चाहते हैं
अन्ना हजारे इधर हड़ताल की आपकी दिल्ली में, उसने कहा कि अगर ये जन लोकपाल अगर लागू होता है तो हम 15 साल के अंदर 60 से 65% तक भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। हम लोगों ने इधर फिर यहाँ मीटिंग किया और उसमें बहुत सारे लोग आए, यहाँ पर भी मीटिंग किया और उसने कहा भाई ये जो 30-35% का जो भ्रष्टाचार है ये किसके लिए अन्ना हजारे अपने लिए करेगा क्या? 35% का हमने सुझाव भेजा भारत के राष्ट्रपति को कि जिस दिन कंट्रोलिंग पोजीशन के ऊपर इस देश में SC, ST, OBC, दलित माइनॉरिटी के लोग और दूसरे तबके के लोग जो हैं अपनी आबादी के अनुपात में कंट्रोलिंग पोजीशन के ऊपर बैठेंगे, उस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिस दिन लागू होगा उसी दिन खत्म हो जाएगा। अन्ना हजारे बोल रहा था कि वो 15 साल में वो भ्रष्टाचार जो है वो 60-65% खत्म हो जाएगा। हमने कहा जिस दिन ये नोटिफिकेशन होगा कि अभी ये इनका भागीदारी सुनिश्चित हो गई है, करप्शन उसी मोमेंट उसी क्षण खत्म हो जाएगा और 100% करप्शन खत्म होगा, ये हम गारंटी करते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति को लिख करके हमने 2 बार भेजा है साथियों। इसलिए भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी इस संकल्प के साथ में आपके बीच में आई है कि ये काम वही कर सकता है जिसको अपना खोने को नहीं है साथियों। बहुजन समाज के पास में, डिप्राइव्ड सोसाइटी के पास में खोने को कुछ नहीं साथियों। वो देते बहुत कुछ है, इतना परिश्रम देते हैं कि जितनी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं वो सब उनके मेहनत पसीने से बनी हुई हैं, लेकिन उनको रहने के लिए अभी पॉलीथीन के अलावा इस कड़ाके की ठंड में कोई दूसरा माध्यम नहीं, कोई दूसरा साधन नहीं है। तो साथियों उनकी भागीदारी होनी चाहिए साथियों। इसलिए इस दिशा में अभी हमें ये बुद्धिजीवी साथी बेशक मुट्ठी भर लोग हों, लेकिन यही बुद्धिजीवी लोग हैं साथियों। तो फिर अभी इन बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वो जो दूरदर्शी हों, कल क्या होगा, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद में क्या होगा, जो इसको देख रहे हैं, यानी जो समय के आगे देख रहा है वो बुद्धिजीवी है साथियों। अभी किसी से बात करिए, PhD के हमसे पूछिए कि भाई ऐसा होने वाला है। 10 साल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान देते समय कहा कि ये संविधान खतरे में पड़ जाएगा, तब बड़े PhD लोग थे, उन्होंने कहा नहीं अब कैसे खत्म होगा। हमारे समाज के लोग, डिप्राइव्ड सोसाइटी के लोग भी कहना अरे नहीं संविधान ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। अभी संविधान विधान खत्म हुए ही 98% विभाग इस देश के सब प्राइवेट हाथों में चले गए, बेच दिए गए। अभी वो संविधान खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के निर्बुद्धि लोग कहते हैं ये बुद्धिजीवी PhD किए हैं लेकिन काम निर्बुद्धि का कर रहे हैं। इसलिए बुद्धिजीवी लोग जो पढ़े लिखे भले नहीं हैं, वो दूरदर्शी हैं, तो उन लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्हीं वही लोग इस कारगर सिद्ध हो सकते हैं साथियों जो दूरदर्शी हैं। दूसरा आयाम बताया, वही दूसरे आयाम में जो पहला तो दूरदर्शी हो, अगर बीमारी पता लग गई, गड़बड़ी पता लग गई कि कल क्या खतरा आने वाला है, तो फिर वो खतरे को अवगत कराने के लिए हमारे अंदर एबिलिटी टू टीच द सोसाइटी, समाज को बताने का हमारे अंदर मादा पैदा होना चाहिए, हमारे अंदर अध्यापन होना चाहिए। जो हम कैडर कैंप के माध्यम से मीटिंग में, संगोष्ठी में बताते हैं, वो हमारे अंदर वो मादा होना चाहिए, एबिलिटी टू टीच द सोसाइटी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। और तीसरा है साथियों कि अगर वो, चूंकि ये सबके सामने, ये सबके बीच में, ये अगर मुट्ठी भर लोग 10, 20, 50 लाख लोग अगर जागरूक भी हो गए तो वो सारे इस देश में 142-45 करोड़ लोगों के बीच में सबके साथ में संवाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिर उनके अंदर तीसरा आयाम आता है कि तो उनके अंदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होगी तो लोग उनको आचरण में, लोग उनको सुनेंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जिस प्रकार से आपके घर में बेशक कोई कैबिनेट मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई किसी भी प्रदेश का मंत्री हो, अगर पूछे भाई इस देश का लीडर कौन है, आपका लीडर कौन है, सब कह देंगे भाई हम तो अपना लीडर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। बाबा साहब आज हमारे बीच में है नहीं, लेकिन लीडर हम उन्हीं को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी थी। तो ये क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एक बार आपने अचीव कर लिया, ये हमेशा बनी नहीं रहेगी, बनी तब रहेगी जब उसके कैरेक्टर में ये 3 गुण हो, उसके चरित्र में 3 गुण हो। पहला गुण है कि व्यक्ति को अनबायस्ड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं कि जिसका खा लिया उसकी बात करने लगे, जैसा आज इधर आपके सड़क से लेकर के सदन तक चलता है, ऐसा ही तो लोग उसका अनुकरण करते हैं। तभी वो
उसके अंदर जो उसके निष्पक्ष होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अगर वो 100 बार पीएचडी किया है लेकिन वो डिसऑनेस्ट है, वो निरक्षर है, वो कभी बुद्धिजीवी हो ही नहीं सकता है, वो 100 बार पीएचडी किया हो। और तीसरा है साथियों कि वो व्यक्ति के साथ में कभी डिस्क्रिमिनेट न करे। इन 3 गुण जब उसके अंदर पैदा होंगे तो फिर उसका क्वालिटी ऑफ लीडरशिप मेंटेन रहेगी, और उस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप ये 3 जब गुण उसके मौजूद रहेंगे तो फिर साथियों वो बुद्धिजीवी कहलाएगा, और उसके डिसीजन का, उसके वैल्यूएशन का, उसके टाइटल्स का, उनकी हिदायतों का लोग संज्ञान लेंगे समाज में साथियों। इसलिए भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी इस डायरेक्शन में काम कर रही है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि साथियों अभी आपसे बात करने के लिए समय और ज़्यादा चाहिए था, लेकिन चूंकि समय बहुत सीमित है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके ऊपर काफ़ी अपनी विवेचना इसके ऊपर करेंगे। तो साथियों इसलिए अभी हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप सबकी भागीदारी, हमारे पुराने साथी इधर जो भी मिल रहे हैं, जहाँ कहीं भी मिल रहे हैं, वो लोग वो इस मुहिम को देख करके, इस कारवा को देख करके, इसके फलसफा को देख करके, इसकी आइडियोलॉजी को देख करके वो लोग इसमें अपना सहभाग कर रहे हैं। और हमारा ये कोई उद्देश्य साथियों संसद में जाना, सांसद बनना, मंत्री बनना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनको हमने कान पकड़ के बैठाया, उधर पढ़ाया लिखाया 2, 4, 6 साल 10 साल, वो कैबिनेट मंत्री होकर रिटायर भी हो गए, अभी घर में बैठ करके मक्खी मार रहे हैं। तो ऐसा मंत्री बनने से बेहतर है वो मंत्री ही न बने। इसलिए हमें चाहिए कि उस सदन में जा करके अपने प्रतिनिधित्व की गरिमा मेंटेन रखे, ऐसा प्रतिनिधित्व जाना चाहिए साथियों। तभी आप उधर ये अवसर आपके सामने है साथियों, देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती का जवाब आप ही लोग दे सकते हैं साथियों। जो लोग अपना व्यक्तिगत नुकसान करके सार्वजनिक हित की बात करते हैं, वही लोग इस काम को कर सकते हैं साथियों। तो हम ज़्यादा समय न लेकर के अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका बहुत ही मूल्यवान विचार आपके सामने रखेंगे। वो बहुत ज़्यादा सक्रियता से काम कर रहे हैं। हमारे सारे साथी जो इधर बैठे हुए हैं, जो नहीं आए, वो भी अपने फील्ड में वो काम कर रहे हैं। वो नहीं आए इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं या रुचि नहीं ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। और हम उनसे बहुत उन्हीं के क्रियाकलाप के ऊपर, उन्हीं के आश्वासन के ऊपर, उन्हीं के हौसले के ऊपर इस आश्वासन को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। यहाँ से मैसेज कश्मीर से कन्याकुमारी को मैसेज जामनगर के बीच में ये फैलना चाहिए, उसमें आप सबकी अहम भागीदारी होनी चाहिए साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत।